नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम विषय संस्कृत के उपविषय व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया था माहेश्वर सूत्रों का, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वरों की विषय में बताया गया है। यह सब अध्ययन हम प्रथम भाग में कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम व्यंजनों के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, यह सब अध्ययन आज के हम भाग में करेंगे। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। विद्यार्थियों, व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के माध्यम से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे उदाहरण में देख रहे हैं, का को उच्चारण करने के लिए हमें आ की आवश्यकता पड़ी है, तभी हम का उच्चारण कर पाते हैं। खा को बोलने में हमें आ की आवश्यकता होती है, इसलिए हम खा का उच्चारण कर पाते हैं। यदि हमें की बोलना है तो का के उच्चारण के लिए हमें ई की आवश्यकता होती है, तभी हम की बोल पाते हैं। इसलिए व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते हैं। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन के विषय में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन अर्थात स्पर्श का मतलब होता है छूना या टच करना। इन वर्णों का नाम स्पर्श उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है। जैसे हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, क, ख, ग, घ, ग, यानी कि जब हम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें जो हमारा गला है, जिसे हम कंठस्थान बोलते हैं, वहाँ पे हमें हल्का सा टचिंग महसूस हो रही है। अन्य स्थानों में हमें टच महसूस नहीं हो रहा है, हमारी जिह्वा में कोई असर नहीं हो रहा है, या तालव्य स्थान में हमारा कोई असर नहीं हो रहा है। जब हम का बोलते हैं, ख, ग, घ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अपने गले में, कंठ स्थान में कुछ हलचल सी महसूस होती है, एक टचिंग सी महसूस होती है। इसी आधार पर इन वर्णों का नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। चा, छा, ज, झ, य। जब हम चा बोलते हैं, चा बोलते समय
जिस भाग को हमारे जीभ टच करती है उस स्थान को हम तालव्य स्थान कहते हैं। च, छ, ज, झ, य। जब हम चा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? जीभ के ऊपर वाले भाग में, उसे हम तालु स्थान कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम टा का उच्चारण करते हैं, जिस भाग में हमारी जीभ का स्पर्श होता है उसे हम मूर्धन्य स्थान कहते हैं। इसमें जीभ हमारी हल आसन के जैसे हल आसन करते हैं उसी प्रकार हमारी जीभ पीछे की ओर टच करती है, उसी को हम मूर्धन्य स्थान कहते हैं। ता, था, दा, धा, ना। ता बोलते समय हमारी जीभ का स्पर्श दांतों से हो रहा है, तो इस वर्ग को बोलने में दंत्य स्थान का प्रयोग किया जाता है। आप जब इसका खुद प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका स्पर्श क्या होता है, इसकी टचिंग कहाँ पे होती है। ता, जब हम ता बोलते हैं तो हमारी जीभ किसको टच करती है? दांत को, हमारे दांतों को टच करती है। इसी आधार पर इस वर्ग का नाम दंत्य स्थान रखा गया है। पा, फा, बा, भा, मा। पा, जब हम पा का उच्चारण करते हैं तो पा कहाँ से निकलता है? ओंठों के द्वारा। वैसे सारे स्वर तो मुंह से ही उच्चारित होते हैं, परंतु जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं वहाँ पे हल्का सा स्पर्श होता है, टच होता है, तो हमें महसूस होता है कि ये टचिंग हमें कंठ में हो रही है या तालु स्थान में हो रही है या ओष्ठ में हो रही है या दंत में हो रही है या फिर मूर्धा स्थान में यह हमें स्पर्श हो रहा है। इसी आधार पर इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग बताए गए हैं। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जो पंक्ति है इसका जो प्रथम वर्ण है उस आधार पर वर्ग स्थान आधारित किए गए हैं। इस पंक्ति का प्रथम वर्ण का है तो यह का वर्ग है। दूसरा चा है तो चा वर्ग है। तीसरा वर्ण टा है तो यह टा वर्ग है। चौथा वर्ण ता है तो यह ता वर्ग है पूरा। और अगला वर्ण पा है तो यह पा वर्ग है। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो इन वर्णों में जो अंतिम वर्ण है ग, य, ण, न, म, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन हैं और 5 वर्ग हैं और 5 पंचमाक्षर है। स्पर्श व्यंजन में संस्कृत व्याकरण में कहा गया है कादयोः मा वशाना स्पर्शः, यानी का से लेकर और माँ तक जितने व्यंजन हैं, वर्ण हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अर्थात अंतः भीतर, इस्त यानी स्थित, जो भीतर ही स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं य, व, र, ला। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मुंह के अंदर ही हम इन्हें बोल रहे हैं, फिर इनकी ध्वनि बाहर आती है। अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय हमें ऐसा महसूस होता है कि इन व्यंजन को हम भीतर ही, मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं, फिर बाद में जो है
इन वर्ण की ध्वनि बाहर आती है। यह हमें अंतस्थ व्यंजन के अंदर ही दिखाई देता है। जैसे हम फा बोलते हैं या पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, बा बोलते हैं, तो हमें महसूस होता है हम भारी इसका उच्चारण कर रहे हैं। जब हम य, व, र, ला का उच्चारण करते हैं तो हम महसूस होता है कि हम इसे अपने मुंह के भीतर ही बोल रहे हैं। इसी आधार पर इन वर्णों का नाम अंतस्थ व्यंजन रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं, य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन अर्थात ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, यानी जिन वर्णों को बोलने में हमारी प्राणवायु अत्यधिक खर्च होती हो या जिन्हें बोलने में अत्यधिक एनर्जी या शक्ति लगती हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में जो 3 सा है, प्रत्येक सा का उच्चारण स्थान अलग है। पहले सा को हम तालव्य सा कहते हैं, दूसरे सा को हम मूर्धन्य सा कहते हैं, तीसरे सा को दंत्य सा कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। उस व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। मिश्रित व्यंजन, 2 व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें हम मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं, का, सा और आ के योग से छा बना है, ता, रा के योग से त्रा बना है, शा, रा, आ के योग से स्रा बना है। यानी संयुक्त होकर जो नया व्यंजन बनाते हैं उन्हें हम मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में मिश्रित व्यंजन की गणना नहीं की जाती है। आयोगवाह अर्थात जो योग में नहीं है। किसके योग में नहीं है? जो माहेश्वर सूत्र हैं उन सूत्रों में आयोगवाह की गणना नहीं की जाती है। इनका वर्णन पाणिनि ने व्याकरण में 14 सूत्रों में नहीं किया है, अलग से इनके विषय में बताया है। आयोगवाह में 4 वर्ण हैं। अनुस्वार, यहाँ पे अनुसार लिखा है, गलत टाइपिंग के माध्यम से यहाँ पे अनुसार है, इसके स्थान पर अनुस्वार। विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपपद्मानीय, यह 4 वर्ण आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम हम अनुस्वार के विषय में जानेंगे। अनुस्वार अंग आह इत्याचः परौ अनुस्वारः विसर्गो। अनुस्वार जो शब्द है इसी से हमें विदित होता है अनुस्वार, स्वार अर्थात स्वर, अनु अर्थात पीछे। जो स्वरों के पीछे लगते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं मोहनम, मोहनम में जो ना है, ना में क्या है? आ होने की वजह से आ के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। हमेशा अनुस्वार स्वर के साथ लगता है, कभी भी अनुस्वार जो है व्यंजन के साथ नहीं लगता है। ना में आ है तभी यहाँ पे मोहनम में अनुस्वार का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। श्यामम है, नगरम है, यह हमेशा स्वर के पीछे लगते हैं, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आप देख रहे हैं, 2 डॉट। जैसे आप यहाँ पे हरि शब्द है, हरि ही, हा में आ है, फिर रा में ई है। यह भी जो है स्वर के बाद विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है। रामः, श्यामः, यह भी स्वरों के बाद विसर्ग का उपयोग किया जाता है।
जिह्वामूलीय कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्गौ सदृशो जिह्वामूलीय, यानी का से पहले और खा से पहले जो अर्ध विसर्ग हो उसे जिह्वामूलीय कहते हैं। यह जिह्वामूलीय का चिन्ह है अर्ध विसर्ग स्वरूप में। जहाँ पे आप का से पहले और खा से पूर्व आप इन्हें किसी पुस्तक में या कहीं पे देखें तो यह इन चिन्हों को जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। भाषा में इनका उपयोग बहुत कम हमें देखने को मिलता है, परंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र में जिह्वामूलीय उपपदमानीय को भी वर्ण आयुग्वाह के अंतर्गत बताया गया है। ठीक उसी प्रकार उपपदमानीय जो वर्ण है वह भी पा से पूर्व और फा से पूर्व जिह्वामूलीय की तरह ही लगते हैं। यहाँ पे आप विसर्ग चिन्ह देखते होंगे 2 डॉट से लाल रंग में, तो यह इसका चिन्ह नहीं होता है, इसका चिन्ह अर्ध विसर्ग के रूप में ही होता है। पा और फा से पहले जो आधे विसर्ग हमें दिखाई देते हैं वह उपपदमानीय वर्ण होते हैं। हमेशा इनका उपयोग जिह्वामूलीय उपपदमानीय में अंतर है। जिह्वामूलीय का चिन्ह का से पूर्व और खा से पहले लगता है और उपपदमानीय का जो अर्ध विसर्ग चिन्ह है वह हमेशा पा से पूर्व और फा से पहले ही लगता है। जैसे का से पूर्व कैसे लगता है या खा से पूर्व कैसे लगता है, बालकः खादति, बालकः यानी बालका, का में क्या है, आ है, आ के बाद के विसर्ग है, विसर्ग किससे पहले आ रहा है, खा से पूर्व आ रहा है, तो वहाँ पर जिह्वामूलीय वर्ण अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे तो वह जिह्वामूलीय वर्ण होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने व्यंजन के विषय में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर बताए गए हैं। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण बताए गए हैं। आज हमने आयुग्वाह में 4 वर्ण पढ़े हैं। अनुस्वार जो स्वर के बाद लगते हैं, विसर्ग, विसर्ग भी सदैव स्वर के बाद ही लगता है। जिह्वामूलीय, का से पूर्व और खा से पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है उन्हें जिह्वामूलीय कहते हैं। उपपदमानीय, फा से पहले और पा से पूर्व जो अर्ध विसर्ग चिन्ह दिखाई दें उन्हें उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला के विषय में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आप भी माहेश्वर सूत्रों का वाचन करें और माहेश्वर सूत्रों को याद करें। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। पुनः मिलामः।